हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज हमारा छठा सेट है। इसको आगे देखते हैं। देखिए, छठे नंबर की सीरीज आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले 5 सीरीज हम लोग कर चुके हैं। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो आपका 35 रहेगा। 35 क्वेश्चंस की सीरीज है, आपको साथ में करना है और आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए किसकी बात कर रहा है? पान की। पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यानी सबसे ज़्यादा पान का उत्पादन या जो फेमस पान है वो कौन सा जिला है? ठीक है, तो देखिए, ललितपुर, झांसी, बांदा या महोबा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महोबा। ठीक है, महोबा जो है वो अपने आप में पान के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? किसकी बात कर रहा है? परमाणु ऊर्जा केंद्र की। कहाँ स्थापित है? मथुरा, सिंगरौली, नरौरा या अलीगढ़ में? तो सबको पता है ये कहाँ है? नरौरा, उत्तर प्रदेश। ठीक, नरौरा में इसकी स्थापना की गई थी। एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है और वो कहाँ है? नरौरा में। अगला प्रश्न लेते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ या फिर रामपुर? आपको बताना है। तो इसमें जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो कहाँ है? रामपुर। रामपुर जिला, ठीक है, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद ये सब उस साइड में पड़ते हैं। तो वहीं पर एक जिला है, आजम खां को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है अभी हाल ही में रामपुर, वही आजम खान वाला रामपुर है। और यहीं पर क्या है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? गोंड है, थारू है, खरवार है या चेरो है? ठीक है, तो देखो, उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या सर्वाधिक है वो थारुओं की है। ठीक है, और थारू के बारे में कुछ विशेष बातें ध्यान रखिएगा। थारू जो है ये आपके तराई इलाके जो हैं, तराई क्षेत्र जैसे आपका श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, है ना, ये बॉर्डर के लगे हुए जो एरियाज़ हैं, तराई क्षेत्र जो है वहाँ पर ये निवास करते हैं। और इनके बारे में एक ध्यान रखना, जो दिवाली का त्यौहार है, दिवाली ये शोक के रूप में मनाते हैं। शोक के रूप में मनाते हैं। क्लियर है बच्चे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इसे हम लोग जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं ना, लेकिन ये लोग दीपावली को किसके रूप में मनाते हैं? शोक के रूप में। क्योंकि ये जो है, जो लंका में एक वंश था रावण, उसको अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, तो दीपावली क्यों मनाई जाती है भाई? जब रावण का वध करके और ये अयोध्या लौटे थे श्री राम, तभी जो है लोगों ने दिए जलाए थे, तभी से दिवाली मनाई जा रही है। तो ये लोग इसको इसीलिए शोक के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लंका का खानदान था रावण का, वो ये जो है उनको अपना पूर्वज मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट कर सकते हो। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक है, नवप्रभात का तारा, युगदूत, ये सारी उपाधियां किसकी हैं? राजा राम मोहन राय की। आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 1। राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, ये भी राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, यह क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको संवैधानिक विकास पढ़ाया था। वहां पर इस क्वेश्चन की बात हमने करी थी कि 2 युद्ध जो थे अंग्रेजों के लिए वो बहुत निर्णायक साबित हुए भारतीयों के लिए। ठीक है, हालांकि 3 कह सकते हो। जैसे प्लासी का युद्ध मैंने बताया है कब हुआ? 1757। इसमें बंगाल के नवाब को इन्होंने हराया।
तो यहीं से नींव पड़ी। लेकिन पूछा है कि सबसे अधिक निर्णायक, यानी कहाँ से जो है पूरा माहौल ही बदल गया, तो वो आपका था बक्सर का 1765। ये बक्सर का जो युद्ध हुआ ये बहुत निर्णायक साबित हुआ। ठीक है, 1765। इसमें क्या था, बंगाल, अवध और जो भारतीय मुगल सेना थी, तीनों लड़के मिल के लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी हार गए। वांडीवास मैंने आपको बताया था कब हुआ था, 1760। पानीपत का तीसरा युद्ध 1561 की बात हो रही है। ठीक है, ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। तो ये जो है अंग्रेजों ने लड़ा, ये भी अंग्रेजों ने लड़ा, किसके खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ। वांडीवास का युद्ध जो है ये अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो अफगान का दुर्रानी साम्राज्य था, वहाँ का एक शासक था अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली, और मराठों के बीच हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध 1765 ईस्वी में ये लड़ा गया था और अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। यहीं से 1765 से ही फिर इनको क्या मिल गए, दीवानी, और दीवानी के अधिकार मिल गए बंगाल, उड़ीसा और बिहार के। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? देखिए, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, क्लाइव या फिर वेलेजली। तो पता है आपको, वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना था, इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। इस पर आरोप लगाया गया कि इसने बहुत ज़्यादा भारतीयों का शोषण किया है, गलत तरीके अपनाए हैं, इसलिए इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। क्लियर है? चलो, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। जो क्रांति का बिगुल बजा था मेरठ। अब कुछ लोग जो है बैरकपुर, छावनी, मंगल पांडे से इसको लेते हैं, वहाँ से नहीं। जो प्रॉपर शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की, ठीक है, इसकी शुरुआत प्रॉपर रूप से मेरठ से ही हुई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या फिर इकबाल ने? तो ये भी पता है, मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, जिनके शेर आज भी काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब गए थे एक वकील के तौर पे, है ना, वहाँ पर देखा था कि गोरे और कालों के बीच काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। तो इनके साथ भी ऐसी घटना घटी थी। जब ये वहाँ पर जो ट्रेन थी उसमें फर्स्ट क्लास में सिर्फ गोरे लोगों को ही ट्रैवल करने की परमिशन थी और ये भी उसमें चढ़ गए थे, तो इनको जो है वहाँ ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया था। पीटर मारिट्सबर्ग, इस स्टेशन पर इनको निकाल के फेंक दिया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, मानस के राजहंस, इसके लेखक आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर, ये इसके लेखक हैं। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड, ठीक है, यानी यूसीसी आर्टिकल 44 के तहत जो होता है ना, समान नागरिक संहिता लागू है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम या नागालैंड या गोवा? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, गोवा। गोवा इसका उत्तर है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन रहा और यहाँ पर आज भी पुर्तगाली जहाँ पर शासन कर रहे थे, उन्होंने सामान्य सिविल कोड यहाँ पर लगाया था। कॉमन सिविल कोड जो है वो पुर्तगालियों का लगाया हुआ था। आज भी यहाँ पर पुर्तगीज सिविल कोड ही चलता है। पुर्तगीज सिविल कोड जो यहाँ पर लागू था, भारत सरकार ने उसको अबोलिश नहीं किया है, यही पुर्तगीज सिविल कोड भी आज भी यहाँ पर चल रहा है। तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सामान्य सिविल कोड लागू है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, अब ये विश्व यहाँ पर लगा लो, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ये मैंने बताया था कि नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और ये किस देश से हैं? देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एक मैक्सिको है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका है।
दोनों में अंतर मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये किस देश के हैं अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा यूएसए, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन ये इनकी जन्मस्थली है, जन्मभूमि है। इनकी कर्मभूमि की बात करें तो मैक्सिको में जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर ये काम करते थे, तो कर्मभूमि संबंधित है इनकी मैक्सिको से, और जन्मभूमि इनकी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। देखो इस 3 क्षेत्र मैंने बताए थे आपको, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, पशुपालन है, ये सब किस में आ जाएंगे, प्राथमिक में आ जाएंगे। द्वितीयक में आपके कौन से आएंगे, जो विनिर्माण के क्षेत्रों से होंगे, ठीक है, तो ये द्वितीयक में आ जाएंगे। तृतीयक में सारी सेवाएं आ जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, व्यापार हो गया, ये सब तृतीयक में आएंगी, होटल है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका खेती ये प्राथमिक में आ जाएगा, डेयरी दूध ये भी प्राथमिक में आ जाएगा, विनिर्माण ये आपका सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों प्राथमिक में आ जाएंगे। आपका ट्रेडिंग यानी व्यापार जो है ये आपका टर्सरी एरिया है, टर्सरी क्षेत्र है, यानी ये तृतीयक में आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही, ट्रेडिंग हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखो, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उनके अध्यक्ष क्या थे। 1991 में जो हमने एक एलपीजी मॉडल अपनाया था, इसके बाद कर सुधारों की भी आवश्यकता यहाँ पर चली थी। एक समिति बनाई गई थी, चिलैया समिति, आरजे चिलैया समिति। इन्हीं की सिफारिश पर भारत में कर सुधार किए गए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधारों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जो जीएसटी है, जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई, यानी किस समिति, जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये टैगलाइन याद रखिएगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है, तो सिंचाई से है भाई, है ना। तो सिंचाई योजना ढूंढ लो कहाँ है इसमें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नहीं होगा, जनधन योजना भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से। 1 जुलाई 2015 से इस योजना की शुरुआत की गई थी, और इसका जो है क्या, कौन सी योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई बोलते हैं इसको, ये भी इसमें शामिल किया गया था। किसी आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो नज़दीक की चीज़ को बहुत अच्छे से देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसमें आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसी भी नज़दीक की चीज़ को अगर आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर भी किसका, अवतल दर्पण का ही प्रयोग यहाँ पर करते हैं। किसी भी आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण जब करते हैं तो अवतल दर्पण यूज किया जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ये अधिकार मैंने आपको पढ़ाए थे। मूल संविधान में 7 अधिकार थे, ठीक है, वर्तमान में 6 हैं, और 6 में से एक अधिकार आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक यही गारंटी देता है कि आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो आपके लिए आपकी गारंटी है। संविधान इसकी गारंटी देता है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त नहीं की जाएगी। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी मैंने बताए थे, जैसे अगर लोक व्यवस्था पर खतरा आ जाए या ऐसा कुछ समाज में द्वेष फैलने की आशंका हो तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आत्यांतिक नहीं है ये। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया। शब्द पकड़िएगा, पूछ क्या रहा है, अंगीकृत करना, ठीक है, अंगीकृत करना या अपनाया, ठीक है, या स्वीकार किया। ये कई सारे शब्द अलग अलग करके पूछ लेता है, चाहे अंगीकृत पूछ ले, चाहे पूछ ले कब अपनाया, कब स्वीकार किया, ठीक है, या कब बनकर तैयार हुआ। ये भी ध्यान रखिए। इन सब का उत्तर एक ही डेट होगी
और वो क्या होगी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है, और आंशिक रूप से लागू भी किया गया। इसको भी ध्यान रखना, आंशिक रूप से लागू भी इसको किया गया, ठीक है। 16 अनुच्छेद जो थे, 16 अनुच्छेद इस दिन लागू भी कर दिए गए थे। अब यही बात आती है कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी को पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया था, पूर्ण रूप से लागू। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कब अंगीकृत किया, तो 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और भारत में एक प्रथा चलती है कि गणतंत्र दिवस पर हम किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी राज्य के प्रमुख को, राष्ट्र प्रमुख को या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हम मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। तो आपके लिए प्रश्न ये रहेगा कि 26 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, उसका मुख्य अतिथि कौन था, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन था, ये आप हमको बताएंगे कमेंट करके। निम्नलिखित में पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। अब ये देखो, ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये शब्द थोड़ा अलग सा है। पॉपुलर चैम्बर अगर बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, ठीक। तो लोगों के द्वारा जिसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही क्या होता है, लोकप्रिय सदन होता है। तो क्या है, जो लोकसभा है, लोकसभा जो है इसी को बोला जाता है पॉपुलर चैम्बर, यानी लोकप्रिय सदन, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। वयस्क मताधिकार क्या होता है, 18 वर्ष या इससे अधिक जिनकी भी उम्र होगी, 18, 18 और 18 प्लस जो भी होंगे उन सबको वोट देने का अधिकार है, और वही चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, ठीक। इसको और भी कई नाम देते हैं, इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको भंग भी किया जा सकता है। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं। अब देखो, घास के मैदानों में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है स्टेपीज जो हैं ये एशियन एरिया में पाए जाते हैं, ये एशिया में, एशिया की तरफ पाए जाते हैं, है ना। अगर प्रेरी की बात करें, प्रेरीज, तो ये पाए जाते हैं यहाँ पे कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका। ये मुख्य रूप से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पाए और भी अन्य जगहों पर जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतया पाए जाते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। प्रेरी के बाद आपके पंपास, ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। आपके बात करें वेल्ड्स, ये अफ्रीकन है, अफ्रीका का है ये। बात करें डाउन्स, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरह से घास के मैदानों को बांटा गया है। क्लियर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो वेल्ड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका, खास करके दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, मिलान करना है, देश दिया गया है और उसकी मुद्राएं दी गई। देखो भाई कौन कौन सा है, अजरबैजान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इथोपिया। तो अजरबैजान की मनात, ब्राज़ील की बात करें तो रियल, नाइजीरिया की नायरा और इथोपिया की बन। तो क्या हो जाएगा, A3B1 C4D2, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यही सही हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें बिछुड़ी के रूप में चुना गया। तो देखो क्वेश्चन पे ये है कि किसका पालन पोषण जो है उनकी पालक माता या उनको इनकी मौसी भी कहा जाता है, प्रजापति गौतमी ने किया था।
सबको पता है गौतम बुद्ध जो हैं इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति या महाप्रजापति गौतमी ने। और ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला या पहली बौद्ध भिक्षुणी भी थी। तो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जो एक्ट आपको मैंने पढ़ाए थे संवैधानिक विकास, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। इसका जो उत्तर है SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है एक विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किए गए थे। ये पहले भारतीय थे। 2 नाम आपको और बताए हैं, KC त्यागी का और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये ब्रिटेन में जो भारतीय परिषद थी उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। भारत में जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें शामिल होने वाले, और ये एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे, विधि सदस्य, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपको कूट मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। मिलाइए भाई, क्या घटनाएं हैं। भारत शासन अधिनियम कब आया, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, अगस्त प्रस्ताव और वेबल योजना, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। भारत शासन अधिनियम 1935 का है। क्रिप्स प्रस्ताव आपका 42 में आया था। अगस्त प्रस्ताव अभी हाल ही में बताया 1940, और वेबल योजना किस पे आई? 1945। तो A1 B4 दो में मिल रहा है। तो तीसरा देखो, अगस्त प्रस्ताव 42 यानी C2, A1 B4 C2, आपका ऑप्शन नंबर जो है ये B सही हो जाएगा, ठीक है। A1 B4 C2 और D3 क्लियर है। चलिए, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके निकलेंगे। 1912 से पहले राजधानी आपको पता हो गई कहाँ थी? कलकत्ता में थी। यानी दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में। इतना पहला सवाल आपका निकल गया। दूसरा, अब पूछ रहा है कि दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक। अब देखो यहाँ से 2 चीजें बनती हैं। जॉर्ज पंचम भारत आए 1911 में, ठीक है। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए। जॉर्ज पंचम ये भारत आए, ठीक है। ये जब भारत आए तो कई 2-3 घटनाएं इनके समय की याद रखिए। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, 1911 में घोषणा की गई कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। तो घोषणा कब हुई? 1911 में ही घोषणा कर दी गई कि दिल्ली को कहां से? कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी राजधानी, ठीक है। लेकिन शिफ्ट कब हुई? बनी कब? 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। तो ये भी ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन यहां से पूछता है, ठीक है। घोषणा कब हुई थी? 1911 में, और बनी कब? 1912 में। और इस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। हार्डिंग द्वितीय भी इसको लिख सकते हो, या हार्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए कि जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी तो हार्डिंग ये आपका क्या था? वायसराय था। और जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी, और इसी समय बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था। और इन्हीं के स्वागत के लिए 1911 में ही पहली बार जनगण मन का गायन किया गया था, और भारत भाग्य विधाता इनको कहा गया था, जो आगे चल के क्या हमारा राष्ट्रगान बना। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ठीक। अब जुड़वा का मतलब लगभग एक जैसी होनी चाहिए। तो पहली चीज, कुछ समितियां देख लो। 2 मुख्य समितियां हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक लेखा समिति, ठीक है। अब लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का, ठीक। अब प्राक्कलन समिति जो है इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, और ये 30 कहां से होते हैं? लोकसभा से। लोक लेखा समिति की बात करें, 22 मेंबर होते हैं। 22 में से 22 मेंबर जो है इसमें 7 आपके राज्यसभा से होते हैं, और बचे कितने? 15 ये आपके लोकसभा से होते हैं। और इन दोनों का कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। देखो, एक था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी
जो स्थापना है वो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1924 में की गई, ठीक है। लेकिन इसके बाद यही घटना आगे चल के इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया भगत सिंह के द्वारा, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना या एसोसिएशन की स्थापना की गई। और ये पूछा जाता है कि किसने की थी, तो भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। अगर सोशलिस्ट शब्द ना हो तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, अगर सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया है तो सरदार भगत सिंह के द्वारा। क्लियर। चलिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें सोशलिस्ट शब्द किसने जोड़ा था, तो ये भी आपको पता होगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, क्या था? बहुत आसान क्वेश्चन है, सिद्धार्थ। न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? घर्षण, आघूर्ण या जड़त्व या गति का नियम। तो देखो, इनके दूसरे पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु अगर जिस अवस्था में है, अगर उस अवस्था में परिवर्तन करना है तो कोई बाह्य बल लगाया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ट्रेन में अगर आप बैठे हैं तो ट्रेन अगर खड़ी है और एकदम से चलती है तो आपको झटका लगता है, और ट्रेन चलते चलते जब रुकती है तब भी आपको झटका लगता है। तो झटका जो लगता है वो इसी नियम को फॉलो करता है। यानी आप जिस स्थिति में उसी में रहना चाहते हैं और तब तक रहेंगे जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो जो ब्रेक होता है या जो ब्रेक छोड़ा जाता है ये बाह्य बल ही होता है जिससे आपको झटका महसूस होता है। किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ठीक है, सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवांशिकी के बारे में सारी बातें बताई थी, कैसे आनुवांशिकी में गुणों का जो है एक सीरीज में वो चलते जाते हैं। ठीक, आगे चलिए। धोने का सोडा क्या है? इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा, ठीक है। तो धोने का सोडा इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या इसको धावन, ये पानी की कठोरता को मार देता है। और कपड़े उपड़े आप धुलते तो निरमा डालते हैं ना, साबुन लगाते हैं, तो वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट ही होता है जो पानी की कठोरता को समाप्त करके उसको धुलने योग्य बनाता है। हल्की चिकनाई आपको महसूस होती होगी जब आप निरमा वगैरह मिलाते हैं, तो क्या करता है? पानी में जो सॉलिडिटी होती है उसकी, उसको कम कर देता है। यहीं पर एक और चीज़ लिखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, ठीक है। जैसे आप छोला वगैरह उबालते हैं, जल्दी नहीं पकता है तो कहते हैं ना थोड़ा सोडा डाल दो, तो ये वो सोडा होता है, डाल दो आराम से पक जाता है खाना। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बहुत बार चर्चा हो चुकी है इस पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अनुसार एसी के आधार पर 1774 ईस्वी में कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खोला गया था? कलकत्ता में। ठीक है। कितने न्यायाधीश थे? तो मुख्य को मिलाकर 4। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, भगत सिंह ने दिया या सुभाष चंद्र बोस ने दिया? देखो, इंकलाब जिंदाबाद, इसकी रचना अगर पूछा जाए इसको किसने लिखा था, तो हसरत मोहानी, हसरत मोहानी, इसने इस नारे को लिखा था, इसकी रचना की थी। ये नारा देने वाले जो व्यक्ति थे वो भगत सिंह थे। इंकलाब जिंदाबाद, ठीक। दो है। अगर रचना की बात करें तो हसरत मोहानी का नाम ले लीजिएगा, और अगर पूछे कि किसने इसको लोकप्रिय बनाया, किसने इसको प्रयोग किया, तो भगत सिंह के द्वारा। कौन सा वेद सबसे पुराना है? कई बार बताया है आपको, कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना है, ठीक है। और जो वेद हैं इनके संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास, या उसको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। तो ये आज के कुछ सीरीज थे, 35 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आप देखिए कितने क्वेश्चन इसमें से बना रहे हैं। देखो, जो लेवल में ले रहा हूँ पेट के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है लेवल बहुत हल्का है, तो ऐसा नहीं है। पेट का क्वालिफाइंग एग्जाम है और ये पेपर हल्का ही आता है, ठीक है। तो जीएस का सेक्शन में लगभग कवर करा दूंगा आपका, करण से लेकर मुद्रा, राजधानी, देश, जो भी आता है। बाकी इसमें एक चीज़ पर फोकस आप और कर सकते हैं, डीआई पर। जो डेटा इंटरप्रिटेशन है इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैं मानता हूँ बेसिक मैथ जिसको आती है उसके 20 क्वेश्चन ये फ्री के होते हैं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आप अपने पक्के कर लीजिए, ठीक। अगर यहाँ से ये 20 क्वेश्चन में आपकी सेंध नहीं लगती है, कोई नहीं काट पाता है, या 20 के 20 आप यहाँ से कर लेते हैं, तो मान के चलिए 70 प्लस का टारगेट आपको मिल जाएगा। और 70 प्लस का ही टारगेट बना के चलिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है
ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के कुछ क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लेता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि जो है महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। तो बच्चे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति पर सिर्फ एक शर्त बताई गई है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, काशी जुडिशियल भी इसको बोलते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और संसद के किसी भी सदन से ये प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण हमारे पास है, हमारे पास न्यायालय तो है ही, विधायिका भी है, लेकिन उसके अलावा भी न्यायिक शक्तियाँ कुछ अधिकरणों को मिली हुई है, जैसे एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इन सबको न्यायिक, इनको सबको अर्ध न्यायिक जो है संस्थान बोला जाता है, क्वासी जुडिशियल पावर होती हैं। तो इसी तरह महाभियोग भी जो है ये कौन सी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और ये किस देश से ली गई है, तो ये भी ध्यान रखिए यूएसए या अमेरिका से ली गई है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।